सॉरी फॉर दैट कि हम लोगों का जो पहला पार्ट था वो बीच में ही रुक गया था। इस वजह से हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी लेट 19वीं सेंचुरी, मतलब हमारी 19वीं सेंचुरी से पहले यहाँ पे चाइना के अंदर जो मैकेनिकल प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी थी वो आई नहीं थी। तो यहाँ पे अभी भी लोग हाथों से ही प्रिंट कर रहे थे मैनुअली अपना। तो लेट 19वीं सेंचुरी में मैकेनिकल प्रिंटिंग आ जाती है चाइना के अंदर, वो भी कहाँ से, वेस्टर्न कंट्रीज से। तो भैया अब मैकेनिकल प्रिंटिंग आ गई थी, तो भैया जो प्रिंटिंग मटेरियल था वो भी भैया बहुत जल्दी से बढ़ने लग गया, और संगाई क्या बन गया, एक हब बन गया न्यू प्रिंटिंग कल्चर का। तो भैया आप जहाँ आपने पीछे देखा था कि भैया कहाँ हैंड प्रिंटिंग हो रही थी 19वीं सेंचुरी से पहले, और अब हम लोग 19वीं सेंचुरी की बात देख रहे हैं, तो मैकेनिकल प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है कहाँ पे, चाइना के अंदर। अब जापान के अंदर प्रिंटिंग वगैरह कैसे स्टार्ट हुई, उसके बारे में बात करेंगे। तो 768 से लेकर 770 तक क्या हुआ कि कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कि चाइना के थे, वो गए कहाँ पे, जापान के अंदर पहुंचे। तो भैया वो हैंड प्रिंटिंग टेक्निक लेके गए वहाँ पे, और वहाँ पे भी स्टार्ट हो गई प्रिंटिंग वगैरह। तो जो अगर जापान की बात करें, जापान के अंदर पहली बुक छपने वाली थी वो कौन सी थी, बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। तो ये बुक का नाम था जो कि छपी थी पहली बार जापान के अंदर। तो ये रही हमारी पिक्चर डायमंड सूत्रा की, और ये पब्लिश हुई थी 1868 में। हम लोग बात करें, इसके अंदर 6 सीट्स थी और वुडन कट इलस्ट्रेशन थे। तो ये पिक्चर जो है वो एनसीईआरटी वगैरह में भी दिया गया है। सॉरी फॉर दैट, पर यहाँ पे जो पब्लिशिंग ईयर लिखी है इस बुक की जापान में, तो वो 868 एडी है। वो एक्चुअली 1868 नहीं है। तो यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, और मैंने शायद गलत पढ़ भी दिया है। तो यहाँ पे 1880 नहीं है, ये 868 एडी है, यानी कि 868 में ये बुक प्रिंट हो गई थी। तो ये जो हम लोग बात करें, ये पेज है, ये किस में दिया गया है, ये हमारी एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया गया है। तो बाद में हम लोग देखेंगे कि जापान के अंदर भी बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन आ गई थी, कि अब केवल बुक्स नहीं छप रही थी, यहाँ पे टेक्सटाइल हुआ, प्लेइंग कार्ड्स हुए, पेपर मनी हुआ, तो सबके ऊपर छपने लगी थी। और मेडवल टाइम की पीरियड की हम लोग बात करें यहाँ पे जापान की, 13 से 15वीं सेंचुरी की, तो यहाँ पे पोइट्स और जो राइटर वगैरह थे, तो वो अपनी रेगुलरली बुक्स पब्लिश कर रहे थे, तो पूरा मार्केट इनसे भर गया था। और इतनी सारी जब बुक्स आने लगी मार्केट के अंदर, तो ये बुक बहुत सस्ती हो गई। और फिर बाद में प्रिंटिंग, हम लोग बात करें पेंटिंग वगैरह भी धीमे-धीमे पब्लिश होने लगी थी। जैसे कि हम लोग बात करें लेट 18वीं सेंचुरी में, जैसे कि हम लोग बात करें कि ईडो शहर नाम का, जो कि आज के नाम टोक्यो है, यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग पब्लिश होती हैं, जैसे कि आपको नीचे दिख रही होंगी। तो ये इसमें अर्बन कल्चर को दिखाया जाता था, और लाइब्रेरीज़ और बुक स्टोर यहाँ पे बिल्कुल भर चुकी थी। यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ की बुक्स से बहुत सारी बुक्स वगैरह पब्लिश हो रही थी क्योंकि। अब हम लोग बात करेंगे इन अंकल जी के बारे में, जिनका नाम किटागावा उतामारू है। तो बेसिकली इनका जन्म हुआ था फिर 1753 में। और इनका हम लोग बात करें, इन्होंने जापान के ईडो शहर में पैदा हुए थे, और इन्होंने बहुत प्रकार की पेंटिंग्स बनाई हैं, जैसे कि डिपिक्टिंग द फ्लोटिंग वर्ल्ड, और डिपिक्टिंग द ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, यानी कि दुनिया कैसे मतलब दुनिया किस नज़रिए से दिखती है, और औरतें वगैरह या फिर आम लोग कैसे लाइफ को जीते हैं। तो इस प्रकार की पेंटिंग को उकायूस कहा जाता था। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रिंट कल्चर, सॉरी प्रिंट कम्स टू यूरोप। तो प्रिंट कल्चर कैसे कैसे यूरोप के अंदर पहुंचा, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि जो सिल्क रूट होता था उससे हम लोग ट्रेड करते थे। तो हम लोग केवल अलग अलग चीज़ों का नहीं करते थे, बहुत सारी चीज़ों का करते थे। तो जैसे कि उनमें से पेपर भी शामिल था। तो ऐसे करके जो पेपर था वो यूरोप में पहुंचा, और वहाँ पे भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाने लगी। तो अब हम लोग बात करेंगे कि यूरोप के अंदर प्रिंट टेक्नोलॉजी पहुंची, तो पहुंची कैसे, उसके बारे में थोड़ी देर डिस्कस करेंगे हम लोग अब। तो भैया कहानी है बहुत पुरानी। एक मार्को पोलो नाम के इटालियन फेमस एक्सप्लोरर थे। तो भैया वो चाइना की छानबीन कर रहे थे कि कैसा कल्चर है, कैसा क्या है। तो जब ये वापस जाते हैं इटली यूरोप में, तो फिर भैया ये हैंड प्रिंटिंग टेक्निक लेके जाते हैं, यानी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक लेके जाते हैं कहाँ पे, 1295 वापस अपने जब इटली पहुँचे, बहुत सालों के बाद, चाइना से एक्सप्लोर करने के बाद, तो भैया इन्होंने वहाँ पे ये टेक्निक सीख ली थी। और भैया यहाँ पे गए तो भैया इन्होंने सबको बताया। तो भैया अब इटली में भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी वुड ब्लॉक प्रिंट, मतलब वहाँ पे भी बुक्स वगैरह बनने लगी थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की मदद से। और हम लोग बात करेंगे उस सोसाइटी ने कैसे-कैसे इन किताबों का इस्तेमाल किया, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम लोग बात करें रिच पीपल, जो कि एरिस्टोक्रेट कहलाते थे सोसाइटी के अंदर, तो उन्होंने कहा कि भैया हम ये सस्ती-वस्ती बुक्स नहीं खरीदेंगे, इसकी पेपर क्वालिटी बहुत ख़राब है, और देख तो बहुत ज़्यादा चीप है, हम नहीं खरीदते ये ऐसी किताबें। तो ये लोग एक ख़ास प्रकार के पेपर में लिखते थे जिसका नाम वेलम था, और ये बनी होती थी जानवरों की खालों से, पर ये बहुत ज़्यादा महँगी होती थी। पर हम लोग वही दूसरी तरफ बात करें मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स की, तो भैया वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे ऐसे पेपर्स आने की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी, और ये लोग खरीद भी सकते थे भैया ऐसी किताबें।
बाद तक में हमने देखा था कि हैंड प्रिंटिंग जो टेक्निक थी ये बाद में स्टार्टिंग में तो ये उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो रही थी यूरोप के अंदर। और इसकी डिमांड भी थी एक्चुअली सही कहें तो, पर सप्लाई इतनी नहीं हो पा रही थी। तो बुक सेलर्स ने क्या किया कि भैया ये लोग गए किसके पास, इस ये लोगों ने हायरिंग किया कि स्क्राइब्स हायरिंग की है, यानी कि ये कौन होते थे, हाई स्किल राइटर्स होते थे जो कि मैन्युस्क्रिप्ट को जल्दी जल्दी हाथों से लेके कॉपी कर देते थे। पर हम लोग बात करें कि ये उनकी जो बढ़ती डिमांड थी उस बुक्स की वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भैया ये कोई भी हाथों से लिखेगा भैया टाइम तो लगेगा ही लगेगा। दूसरी बात ये, कोई आदमी हाथों से लिख रहा है तो भैया बहुत महँगा पड़ता था उनको ये करना। तो मैंने अभी तक बात की थी कि स्टार्टिंग में तो पॉपुलर नहीं हो रही थी, पर धीमे-धीमे ये क्या होने लगी, पॉपुलर होने लगी। तो भैया जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी ये अल्टरनेटिव तरीका मिल गई थी सेलर को लिए। पर हम लोग बात करें कि ये डिमांड तो पूरा कर रही थी, पर इतनी बड़ी मात्रा में नहीं कर पा रही थी, जितनी उन्हें ज़रूरत थी उतनी मात्रा में नहीं कर पा रही थी। और हम लोग बात करें कि अब लोग अल्टरनेटिव तरीका ढूँढ रहे थे कि वो और ज़्यादा चीप हो और वो बहुत जल्दी प्रिंटिंग को मतलब डन कर दे। और इसका तो मतलब रिज़ल्ट किसने निकाला? गुटेनबर्ग ने निकाला, जो कि जर्मन इन्वेंटर थे। इन्होंने 1930 में पहली बार मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस की खोज की, और कैसे-कैसे खोज की इसके बारे में हम लोग अब जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। तो गुटेनबर्ग तो बेटे थे किसके, एक मर्चेंट के, और इनके पास बहुत बड़े-बड़े लार्ज एग्रीकल्चर एस्टेट्स, यानी कि बहुत सारी ज़मीनें थी, भैया पैसे वाले बंदे थे ये। और बचपन से ही इन्होंने वाइन और ऑलिव प्रेसेस देखी हुई थी, तो इन्हें आइडिया था कि वो जो प्रेसेस होती हैं, उनका फंक्शन कैसे काम करता है। और बाद में ये क्या बन गए थे, पॉलिशिंग स्टोन का काम करना स्टार्ट कर दिया था, और ये मास्टर गोल्डस्मिथ बन गए थे। तो बस सुनारी का काम करते-करते भैया इनके दिमाग में चढ़ गया था कि भैया कैसे आकार दिया जाता है किसी चीज़ को। तो भैया इनके पास 2 स्किल्स थे, इन्होंने ये जो प्रिंट आपको डायग्राम दिख रहा है, तो ऐसी प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने डेवलप की। तो जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे स्क्रू हैंडल लगा है जिससे प्रिंट होती थी, और ये प्लेटें रखी थी जिसके ऊपर क्या होता था कि छपा हुआ होता था, और प्रिंट ब्लॉक क्या ऊपर क्या रखा था, कागज़ रखा रहता था, जहाँ से हम लोग प्रिंट कर सकते थे कागज़ों को। भले ही हमें इसमें बहुत सारी कमियाँ देखी इनकी प्रिंटिंग प्रेस में, पर 1448 तक इन्होंने कैसे भी करके अपनी एक एक काम चलाऊ मशीन तो बना ही ली थी, एक परफेक्टेड मशीन तो बना ही ली थी, जो कि अच्छे तरीके से वर्क कर रही थी। तो भैया जैसे कि हमने देखा था कि इन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस बना ली थी, तो इन्होंने अपनी पहली बुक छापी थी गुटेनबर्ग ने, वो कौन-सी थी? वो थी बाइबल। तो एप्रॉक्स इन्होंने 180 कॉपियाँ बनाई थी, एप्रॉक्स 3 सालों में। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस समय के लिए, अभी की बात नहीं कर रहा, उस समय के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो भैया इन्होंने भले ही नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो पर पुरानी टेक्नोलॉजी भी अभी चल रही थी, तो लोग हाथों से भी काम करते थे। कैसे-कैसे काम करते थे भैया? प्रिंट तो हमने कर दिया, तो बाकी क्या डिज़ाइनिंग वगैरह काम हुआ, या फिर जो बुक के बीच में थोड़ी जगह बच जाती थी, उसको उसमें ड्राइंग वगैरह करना, अलग-अलग इमेजेस बनाना, तो ये सब हमें देखने को मिलता था, ये सब लोग हाथों से ही करते थे। तो 1550 तक क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस सेटअप हो गई पूरे यूरोप के अंदर, और पूरे भैया बूम कर गया मार्केट इसका, बुक्स का। तो पूरे हम लोग बात करें पूरे यूरोप के अंदर ये प्रिंटिंग प्रेस फैल गई थी। और फिर हम लोग अगर बुक्स प्रिंटिंग की बात करें, तो मिड 15th सेंचुरी में 20 मिलियन बुक्स प्रिंट हो रही थी। और वही हम लोग बात करें कि मिड 16th सेंचुरी में 200 मिलियन बुक्स प्रिंट हो चुकी थी। इसी को हम लोगों ने प्रिंट रेवोल्यूशन का नाम दे दिया। मतलब यही चेंज को हमने क्या नाम दे दिया, प्रिंट रेवोल्यूशन, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बुक्स प्रिंट होने लगी थी एक साथ-साथ। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अ न्यू रीडिंग पब्लिक। तो अगर हम लोग प्रिंटिंग कल्चर की बात करें, तो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन से पहले क्या होता था कि केवल एलाइट पीपल ही क्या पढ़ पाते थे, किताबें पढ़ पाते थे, क्योंकि उन्हीं को पढ़ना लिखना आता था, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे होते थे, और वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, इस वजह से वो लोग अब बुक्स को अफोर्ड कर पाते थे। और वहीं हम लोग बात करें कॉमन पीपल की, तो वो नॉर्मली क्या होते थे, गरीब होते थे और पढ़े लिखे नहीं होते थे, और बहुत कम लोग ही उसे अफोर्ड कर पाते थे। और दूसरी बात करें तो ये लोग ओरल कल्चर को फ़ॉलो करते थे। जो कॉमन लोग थे, यानी कोई गैदरिंग वगैरह हुई तो कोई किताब पढ़ रहा तो उसके बाद सुन लिया के बाद। तो ये हमें देखने को मिलता था कब, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन से पहले। अब हम लोग बात करेंगे अब जो प्रिंटिंग कल्चर, जब प्रिंटिंग रेवोल्यूशन हो गया था उसके दौरान अब क्या-क्या कंडीशन थी। तो भैया जो बुक्स की प्राइस थी वो कम कर दी गई थी। अब जो कॉमन पीपल थे वो आराम से इन बुक्स को अफ़ोर्ड कर सकते थे। पर कॉमन पीपल सोचते थे भैया मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं है, मैं किताब खरीद के क्या करूँगा? तो भैया जो बुक पब्लिशर थे उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या करने लगे, वो धीमे-धीमे जो बुक थे उसमें क्या पिक्चर्स वगैरह बनाने लगे, यानी कि जो लिटरेरी वर्ड्स थे उनकी जगह पे ज़्यादा अच्छे-अच्छे पिक्चर वगैरह बनाने लगे, जिससे कि वो अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। जो अनपढ़ लोग हैं वो भी समझ के इसे समझ सकें, मतलब देख के समझ सकें। तो अब क्या हुआ कि नए रीडर्स जुड़ने लगे, बुक खरीदने वाले नए लोग भी आ गए। क्योंकि ये लोग केवल सुनते थे पहले, अब ये लोग खरीदेंगे भी और पढ़ेंगे भी ऐसी किताबें, क्योंकि इसमें पिक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनी हुई हैं।
अब हम लोग देखेंगे अपना अगला टॉपिक रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। तो बहुत से लोग ये सोचते थे कि भैया कि अगर ये प्रिंट कल्चर को अगर हमने लोगों ने रोका नहीं तो भैया कुछ लोग उल्टी सीधी चीज़ें लिख देंगे, तो भैया हमारे जो समाज है वो बिगड़ जाएगा और फालतू के विचार फैलेंगे दुनिया भर में। तो भैया जैसा इन लोगों ने सोचा था वैसा ही होता है। तो भैया 1517 में, यानी कि मार्टिन लूथर थे, ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। इन्होंने क्या किया, अपनी एक किताब छापी, इसका नाम था 19 थीसिस। तो इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया था जो रोमन कैथोलिक चर्चेस थी उनके बारे में, उनके जो प्रथाएं थी उसकी बुराइयाँ बताई थी, एक्चुअली एक सीधे तरीके से कह दिया जाए तो। और इन्होंने चैलेंज किया चर्च से कि भैया आओ हमसे डिबेट करो अपने आइडियाज़ के थ्रू। तो भैया जो लोग थे ये इनकी जो कॉपीज थी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होने लगी। तो भैया जो चर्चेस थी, अब भैया वो डिबेट, जो चर्चेस थी उन्होंने तो ज़्यादा कुछ उस समय बोला नहीं इनसे कुछ, पर जो इनकी कॉपीज थी वो सर्कुलेट हो रही थी पूरी यूरोप भर में। तो बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट में आ गए। तो भैया जो चर्च के लोग थे वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, कैथोलिक और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट। जो प्रोटेस्टेंट थे वो सपोर्ट कर रहे थे मार्टिन लूथर को, और जो चर्चेस के जो रिचुअल्स थे उनको विरोध कर रहे थे प्रोटेस्टेंट, और कैथोलिक थे जो चर्चेस में बिलीव करते थे अभी भी। और इवन की हम लोग बात करें कि आप लोगों ने खुद देखा कि भैया रिलीजियस मतलब प्रिंट कल्चर से कितनी ज़्यादा हेल्प मिली मार्टिन लूथर को, कि भैया उन्होंने कितना अंधविश्वास हटा दिया था, जो ब्लैक हमारे डार्क एजेस चल रहे थे चर्चेस के थ्रू, तो वो सब खत्म करवा दिए थे। तो इन्होंने भी कहा था कि प्रिंटिंग इज अ अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। तो भैया इन्होंने खुद तारीफ कर दी थी, फिर क्या कहते हैं हम लोग अब। तो हम लोग अब बात करेंगे प्रिंट एंड डिसेंट के बारे में। तो बहुत बार ये होता था कि बहुत से लोग कम पढ़े लिखे होते थे, तो वो जो चर्चेस के मैसेजेस होते थे उनको गलत इंटरप्रेट कर लेते थे। और ऐसा ही हम लोग बात करें कि इंटरप्रेट गलत कर लेते, तो एक बार एक इटली के मिलर थे मेनुचियो। तो इन्होंने क्या किया था कि भैया इन्होंने मतलब बुक रीडिंग करना स्टार्ट किया जो कि इनकी लोकेलिटी में मौजूद थी। तो इन्होंने भैया जो चर्चेस के मैसेज, जो बाइबल के मैसेज थे उसको गलत फॉर्मुलेट कर लिया, और फिर इन्होंने अपनी जो बुक थी वो प्रिंट करा दी, और मतलब उसके अपोज में अपने विचार रख दिए। तो भैया जो मतलब जो चर्च थी उन्होंने इनको पूछताछ के लिए बुलाया, और फिर बाद में इन्हें मार दिया गया। तो हमें ये देखने को मिला कि गलत इंटरप्रिटेशन से ये हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। तो भैया जैसे कि चर्चिस ने उनसे मना किया था, जैसे मिलर को 2 बार बुला के पूछताछ की थी, तो उसने नहीं माना, तो फिर ये उसे मार दिया गया था। तो वैसे ही जो रोमन कैथोलिक चर्च थी उनको रियलाइज़ हुआ कि भैया इनको जो बुक्स वगैरह इतनी ज़्यादा पब्लिश हो रही हैं तो इनको रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकेंगे तो भैया खराब होगा। तो 1558 में क्या करते हैं ये लोग, एक ऐसी लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें कि इन्होंने लिस्ट में दिया था किस-किस के बारे में आप लोग बुक्स को प्रिंट नहीं कर सकते हैं, कौन-कौन सी बुक्स को आप लोग प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो यूरोप के अंदर क्या होता है कि हम लोग का अगला टॉपिक है द रीडिंग मेनिया। तो बेसिकली होता क्या है कि जो बहुत सारे स्कूल्स हैं वो गांव में खुलने लगते हैं। तो भैया 18th सेंचुरी के एंड तक क्या होता है कि जो यूरोप का बहुत सारा लिटरेसी रेट है वो बढ़ने लगता है, 60 से 80% बढ़ जाता है। तो भैया वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड होने लगती है, यानी कि लोग कंपटीशन करने लगते हैं पढ़ने के लिए, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा होता है पढ़ने में। तो लोग जब इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आने लगा था पढ़ना, तो भैया जो भैया बुक बुक पब्लिशर्स थे उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी पर मतलब बुक प्रिंट्स करने में। तो नई-नई प्रकार की लिटरेचर हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रही थी, जैसे कि एल्मेंसेस, बैलेट फॉल्कलेट, फॉकटेल्स, चैप बुक्स इंग्लैंड में, और ब्लूकी फ्रांस में, और न्यूज़पेपर जर्नल्स भी क्या मतलब छपने लगे थे। उसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन होती थी वॉर और ट्रेड की, और न्यूटन, वोल्टेयर और रूसो जैसे दार्शनिकों की या साइंटिस्टों की बुक्स भी वगैरह पब्लिश होने लगी थी। तो हम लोग बात करेंगे क्या था ये भैया, हम लोगों ने रीडिंग मेनिया क्यों देखा ये। तो क्या होता है ये रीडिंग मेनिया, तो भैया लिटरेसी रेट बढ़ गया था। तो भैया ज़्यादातर जो यूरोप का लिटरेसी रेट बढ़ चुका था, तो भैया अब लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए तो चाहिए ही था। और हम लोग बात करें अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स में ये सब प्रिंट हो रहा था, तो लोगों को अच्छा लग रहा है देखने वगैरह में, और इस वजह से इनका इसका इनकी देखने को हमें रैपिडली देखने को मिल गया था। और दूसरी बात ये थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा मैडनेस हो कह दें या इंटरेस्ट कह दें रीडिंग के प्रति, तो इसी को क्या कहा गया, रीडिंग मेनिया कहा गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है ट्रेम्बल देयरफॉर ट्राइडेंट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि मिड 18 सेंचुरी के मिड में क्या हो गया था कि बहुत से कॉमन लोग ये मानने लगे थे कि भैया जो बुक्स वगैरह हैं इससे क्या हो सकता है, हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे और जो प्रोग्रेस हमारी सोसाइटी की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये सब मानने लगे थे। और वो लोग सोचते हैं कि जो डेस्पोटिज्म है इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। तो डेस्पोटिज्म क्या होता है कि मोनार्की जैसे, जहाँ पे एक राजा के पास या फिर एक व्यक्ति के पास सारी पावर एक्लुमुलेट होती है। और हम दूसरे एक फेमस व्यक्ति की बात करेंगे, लुइस सेबेस्टियन मैसिसियर, मैं इसका नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम लोग बात करें, इन्होंने भी कहा था द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेप्थम
अवे, यानी कि इनका कहना क्या मतलब ये था कि जो प्रिंटिंग प्रेस है ये बहुत मतलब पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस के लिए, और जो पब्लिक ओपिनियंस है यही फोर्स देते हैं इसको धक्का देने में, जिससे कि जो डेस्पोटिज्म है ये यहाँ से चला जाएगा, जब ये लोग कॉमन लोग, जब पब्लिक ओपिनियन इनको धक्का दे के बाहर निकाल देगी। तो ये वाले अंकल जी हमसे कहते हैं, ट्रेम्बल देयरफॉर ट्रेडेंट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। तो यानी कि ये दुनिया भर के जो राजा महाराजा थे, बड़े बड़े जो क्रूर राजा थे, उनसे कह रहे हैं थरथराओ भैया थरथराओ। तो भैया अंकल जी जैसा कह रहे थे वैसा सही भी था कि भैया अब प्रिंट कल्चर का ट्रेंड चल ही रहा था। तो भैया अगर ये लोग राइटर्स वगैरह अगर कुछ उल्टा सीधा लिख भी दें, तो भैया इनकी जो मोनार्की है वो धरी की धरी रह जाएगी, और लोग क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे इनके खिलाफ। और ऐसा हुआ भी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसी का रिजल्ट था भैया। देखते हैं चलो फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या क्या असर था प्रिंटिंग कल्चर के ऊपर, और या फिर प्रिंटिंग कल्चर का क्या असर था फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे जो प्रिंट कल्चर था उसका फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर क्या असर था। बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो हम लोग बात करें प्रिंट कल्चर से ही जो ऐसी कंडीशन थी जो कि जिसने कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को होने दिया। तो कौन कौन से तीन आर्ग्यूमेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे हिस्टोरियंस के। तो पहला आर्ग्यूमेंट है कि प्रिंट कल्चर पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स। तो जैसे रूसो जैसे थिंकर्स हैं तो उनके आइडियाज़ वगैरह क्या हो रहे थे, पब्लिश हो रहे थे, क्योंकि भैया वो जो चर्चेस थी उनके जो बेकार के फिलोसफी या फिर हम लोग बात करें रिचुअल थे उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे। और दूसरा ये था कि प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। तो भैया जो आपस में जो लोग बात करते थे, अब भैया प्रिंट कल्चर ने लोगों को आइडियाज़ दिए, बताया कि क्या सही है क्या गलत है। तो इससे कि लोगों के बीच में थोड़ी बहुत एक तरीके की समझदारी जगने लगी थी उस समय पर। 70s 80s में क्या हुआ कि देयर वाज एन आउट पोरिंग ऑफ लिटरेचर दैट मॉक्ड द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड देयर मोरालिटी। तो जैसे कि हमने बात की थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पे क्या होता था कि सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, कि वहाँ पे लोग तीन क्लास में डिवाइडेड थे, क्लर्जी, नोबेल्टी और क्या थे, पीजेंट्स में थे। तो जो पीजेंट थे उनके ऊपर कैसे उन्हें कैसे दबाया जा रहा है, तो इस बुक्स में उनके बारे में लिखा जाता था कि कैसे ये नोबेल्टी वाले और आपको जो राजा आपकी बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो कुछ करिए। तो भैया लोगों को आँख खुली, तभी तो लोग थोड़े उग्रवादी हुए, तभी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कर पाए वो लोग। तो यही कुछ आर्ग्यूमेंट्स है जिसकी वजह से जो हिस्टोरियंस है वो मानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रिंट कल्चर की वजह से ही स्टार्ट हुई थी। अब हम लोग बात करेंगे 19th सेंचुरी के अंदर जो प्रिंटिंग कल्चर था उसमें कैसे-कैसे चेंज हुआ। तो अलग-अलग प्रिंट्स छप रहे थे हमारे लिए, जैसे कि चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों औरतों के लिए और वर्कर्स के लिए। तो ये हमारे सब नए-नए रीडर्स थे। तो अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चिल्ड्रंस की। तो भैया जो बच्चे थे उनके लिए टेक्स्ट बुक्स छपने लगी स्कूल के लिए 19th सेंचुरी के अंदर। और भैया जो बच्चों थे उनके लिए खास प्रकार की टेल्स वगैरह कहानियों किताबें छपने लगी थी, जो कि ग्रिम्स ब्रदर थे जर्मनी के अंदर, उन्होंने बहुत सारे साल दिए और उन्होंने बहुत अलग-अलग प्रकार की ट्रेडिशनल फोक्स को कंपाइल करके अलग-अलग क्या बनाए, बच्चों के लिए कहानियाँ वगैरह बनाई। और इनसे बच्चों के लिए यह ध्यान रखा जाता था कि कोई फालतू की वल्गर कोई चीज़ें ना बच्चों के कंज़्यूम करें, तो ये पब्लिशर्स ध्यान रखते थे। औरतों के लिए क्या-क्या था उस समय पर, हम लोग बात करें प्रिंटिंग कल्चर के लिए। तो जो औरतें थीं अब वो क्या रीडर भी थीं और राइटर भी थीं, और जैसे कि हम लोग बात करें पेनी मैगज़ीन्स वर स्पेशली मेंट फॉर द वुमेन एज़ वेल द मैनुअल टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउसकीपिंग। तो भैया कुछ मैगज़ीन इस प्रकार की भी थीं जो भैया जो औरतों को बिहेवियर सिखाती थीं, ग घर कैसे मेंटेन करके रखना है, तो ब औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थीं। तो ऐसी बुक्स वगैरह प्रिंट हो रही थीं। और हम लोग बात करें इसमें से कुछ बेस्ट नॉवेलिस्ट भी निकल के आई उस समय पर, जैसे कि जेन ऑस्टन हुई, द ब्रेन सिस्टर्स हुई, जॉर्जी अलाउट हुई। तो फिर ऐसी अलग-अलग हमें राइटर्स देखने को मिली, यानी कि फीमेल राइटर देखने को मिली। यानी कि देयर राइटिंग बिकम इम्पोर्टेंट इन डिफाइनिंग न्यू टाइप ऑफ वुमेन। यानी कि उनकी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी कि वो नई टाइप की वुमेन्स को मतलब दिखा रही थी। जैसे कि उनके पास क्या है, स्ट्रेंथ है, पर्सनैलिटी है, डिटर्मिनेशन है और पावर भी है। सोचने के लिए पावर भी है। तो ये सब हमें देखने को मिला था 19th सेंचुरी के अंदर वुमेन्स के बीच में। अब भैया वर्कर का क्या सीन था 19th सेंचुरी के अंदर, तो भैया जो वर्कर्स थे वो लाइब्रेरी से क्या करते थे, अब भैया उधार ले जाते थे किताबें, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। वो व्हाइट कॉलर जॉब में काम करते थे, पैसे होते नहीं थे, तो भैया अब वो खुद किराए पे किताबें ले जाते थे और खुद अपने धीमे पढ़ने लिखना पढ़ना सब सीख रहे थे अपने हाथों से। और भैया और उन्होंने बहुत से अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा भी, इवन की पढ़ा नहीं, लिखा भी उन्होंने, अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी और अलग अलग चीज़ें की उन लोगों ने भी, जो वर्कर्स थे। अब हम लोग बात करेंगे फर्दर इनोवेशन के बारे में, यानी कि 19th सेंचुरी के बाद कैसे-कैसे इनोवेशन हुए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, रिचर्ड एम हुए ने क्या किया, अमेरिकन इन्वेंटर थे ये, तो इन्होंने बनाई क्या, सिलिंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाई, जो कि बिजली से चलने वाली थी। ये कैपेबल थी कि ये 1 घंटे के अंदर
8,000 सीट्स को प्रिंट कर सकती थी। और दूसरी प्रिंटिंग प्रेस कौन-सी थी? ये थी ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, जो कि एक बार में 6 कलर को प्रिंट कर सकती थी, एक बार में। तो हम लोग बात करें 20वीं सेंचुरी के आते-आते जितनी भी हमारी प्रिंटिंग प्रेस थी, सबके सब इलेक्ट्रिकली मतलब इलेक्ट्रिक ऑपरेट होती थी, यानी कि इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से चलती थी। और पेपर फ्लीडिंग जो पेपर फ्लीडिंग थे वो भी इम्प्रूव हो गए थे, क्वालिटी ऑफ पेपर प्लेट्स वो भी इम्प्रूव हो गए थे, ऑटोमेटिक पेपर रील्स भी इंट्रोड्यूस हो गए थे, और फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल भी आ गया था, और बुक जैकेट्स भी आ गई थी, यानी कि बुक्स कवर्स भी आ गए थे 20 सेंचुरी की स्टार्टिंग। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, यानी कि इंडिया में कैसे कैसे प्रिंट कल्चर आया उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम लोग बात करें एंशियंट टाइम में, यानी कि प्रिंट कल्चर से पहले इंडिया में कैसे मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह लिखी जाती थी। तो भैया इंडिया में बहुत पुराना ट्रेडिशन है कि भैया हाथों से लिपियाँ लिखते थे, अलग 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 प्रकार की चीज़ें लिखते थे, संस्कृत में, अरबिक में, पर्शियन में, और बहुत सारी वर्निकल लैंग्वेज में लिखते थे। और भैया इनको लिखते किस में थे? पाम लीफ के ऊपर लिखते थे। और हम लोग बात करें हैंडमेड पेपर के ऊपर भी लिखते थे। और हम लोग बात करें कि इनको प्रिजर्व करके कैसे रखते थे? भैया इन्हें वुडन कवर्स में रखा जाता था, और बहुत नाजुक होती थी, और एक तरीके से कहा जाए तो। और इनकी लिमिटेशन क्या थी मैन्युस्क्रिप्ट की, कि भैया बहुत महंगी आती थी और बहुत नाजुक होती थी, और इन्हें आसानी से नहीं समझा जा सकता था, क्योंकि बहुत अलग अलग स्टाइल्स में लिखी रहती थी, हर कोई नहीं समझ पाता था इन्हें। तो मैन्युस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट जब तक चलता आया, तब तक कि प्रिंट कल्चर नहीं आया था। प्रिंट कल्चर के बाद मैन्युस्क्रिप्ट का जो कल्चर था वो थोड़ा कम हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर जो प्रिंट कल्चर था वो आया कैसे था, प्रिंट ऐसा आया कैसे था। तो हम लोग बात करें पोर्टुगीज मिशनरी कब आए थे? 16वीं सेंचुरी, मिड 16वीं सेंचुरी में आए थे। तो वो अपने साथ लाए थे क्या? प्रिंटिंग प्रेस, गोवा के अंदर। तो भैया उन्होंने पहली बार क्या करवाया था? 1674 में 50 बुक पब्लिश करवाई थी, वो भी कोंकणी और कन्नड़ा लैंग्वेजेस में। और हम लोग बात करें 1579 में, और जो कैथोलिक प्रीस्ट थे उन्होंने हम लोग बात करें पहली बार तमिल और मलयालम में बुक्स वगैरह छपवाई थी। शायद हमें लगा है यहाँ पे डेट गलत कर दी गई। और 1710 में क्या करवाया था? जो डच प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने उन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट लिखवाए थे। तो अभी तक हमने देखा था कि इंडिया के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस में तो सब कुछ छप रहा था, पर इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नहीं छप रहा था। तो भैया 1780 में क्या होता है कि प्रिंटिंग इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हो जाती है इंडिया के अंदर। जो हमारे जेम्स अगस्टस हिकले वो हिके थे, तो इन्होंने पहली बार वीकली मैगजीन निकाली जिसका नाम बंगाल गैजेट था। तो इन्होंने बहुत एडवर्टाइजमेंट तो छापी छापी, थोड़ा बहुत ब्रिटिश सरकार के बारे में भी कुछ लिख दिया, इनके बारे में, कंपनी के बारे में लिख दिया कुछ। तो उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे बैरन हेस्टिंग। तो भैया इन्होंने कहा कि भैया आपको छापना है छापो, पर ऐसा मत छापो जो कि हमारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा खराब हो, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खराब हो। ऐसी चीज़ें छापो जिससे कि हमारी इमेज बढ़े, ना कि घटे। भैया ऐसा ऐसा कुछ नहीं करो, वरना तुम्हें निपटा भी देंगे हम तुम्हें। अब हम लोग देखेंगे 18वीं सेंचुरी के अंत तक क्या होने लगा कि इंडियन न्यूज़पेपर भी हम लोग बात करें अपीयर होने लगे। और हम लोग बात करें पहला न्यूज़पेपर जो वीकली तौर पे आता था वो था बंगाल गैजेट, वही नाम था। पर इसको चला कौन रहे थे? गंगाधर भट्टाचार्य, जो कि क्लोज थे किसके? राजा राम मोहन रॉय के। अब हम लोग बात करेंगे अर्ली 19वीं सेंचुरी के अंदर इंटेंस डिबेट हो रही थी किसके लेकर? रिलीजियस इशूज़ के लेकर। तो भैया प्रिंट मटेरियल एंड न्यूज़पेपर आर ग्रेट मीडियम टू स्प्रेड आइडियाज़। तो भैया जो प्रिंट कल्चर था भैया हमारा आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे बेस्ट मीडियम था उस समय पर। तो भैया डिबेट्स वगैरह भी होने लगी, पब्लिक डिस्कशंस भी होने लगे। और जो हम लोग बात करें इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे बहुत बड़े-बड़े, और उनके ऊपर भी उँगलियाँ उठने लगीं। और जैसे कि कुछ बुरी प्रथाएँ थी उनके ऊपर भी उँगलियाँ उठने लगी, जैसे कि विडो इमोल्यूशन और मोनोथिज़्म, इन इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिबेट्स बहुत ज़्यादा होने लगी। क्यों? और डिबेट्स कैसी होती थी? पब्लिकली डिबेट्स होती थी और प्रिंटिंग के थ्रू भी डिबेट्स करते थे लोग। तो बहुत सारे लोग ये मान रहे थे कि ये चीज़ें सही हो रही हैं, बहुत से लोग ये भी मान रहे थे कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। तो भैया कैसे-कैसे वहाँ पे डिबेट्स वगैरह चलती थी उसके बारे में बात करते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू। भैया जो हम लोग बात करें कि जो प्रिंट कल्चर था वो हम लोग देखते हैं कि अलग-अलग लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो उस समय भी ऐसे ही था। तो जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में जो हमारे राजा राम मोहन राय थे, ये क्या करते थे? इंडियन रिफॉर्मर थे। तो भैया जो सती प्रथा के खिलाफ ये लोग कैंपेन चला रहे थे, तो भैया इन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि भई सती प्रथा ऐसी प्रथा नहीं होनी चाहिए। तो कुछ हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, तो भैया उनका मानना ये था कि भैया ये सब ठीक नहीं है, सती प्रथा सही है। तो उन्होंने भी 1821 में क्या करवाया? अपना पत्र निकाला जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। तो वो अपने न्यूज़पेपर में इनके खिलाफ भैया डिबेट्स कर देते थे कि इनके जो मतलब लॉजिक्स हैं वो बेकार हैं, और सती प्रथा होनी चाहिए। हिंदुओं के मतलब कुछ हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे उनका कहना था। उसी के साथ-साथ दूसरी लैंग्वेजेज़ में पेपर छपने लगे थे, जैसे कि 2 पर्शियन न्यूज़पेपर थे, जिसका पहला नाम था जमाई जहान नामा और दूसरा था शामशुल अख़बार। सॉरी अख़बार।
और दूसरा था गुजराती में भी छपने लगा था, गुजराती में था बॉम्बे समाचार। तो ये 1822 में स्टार्ट हो गए थे ये दोनों पर्शियन न्यूज़पेपर। तो भैया आप हम लोगों का अगला टॉपिक है रोल ऑफ प्रिंट अमंग मुस्लिम पीपल इन 19th सेंचुरी। यानी कि क्या क्या रोल था मुस्लिम्स के बीच में 19th सेंचुरी के अंदर। तो अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो भैया जो मुस्लिम लोग मतलब लीडर्स थे तो वो डर रहे थे कि भैया जो मुस्लिम डायनेस्टी तो खत्म हो चुकी है, अब अंग्रेज हमारा क्या धन परिवर्तन ना करा दें। तो जो मुस्लिम उलीमास हैं तो उन लोगों ने क्या करवा दिया, वो लोग अब वो नहीं चाहते थे कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसका इन्फ्लुएंस हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर पड़े। तो भैया उन्होंने पर्शियन और उर्दू में क्या किया, अपने होली स्क्रिप्चर को प्रिंट कराना स्टार्ट कर दिया, रिलीज न्यूज़पेपर निकालने लगे और दुआब एंड सेमिनार्स वगैरह करने लगे, जैसे कि फतवा जिसमें कि वो लोग फतवा जारी करते थे और एक्सप्लेन करते थे जो इस्लामिक डॉक्ट्रिन है उसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करते थे, जिससे कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो हमारे जो अपने धर्म है उससे ही जुड़े रहें और अलग ना हों और दूसरे धर्म को परिवर्तित ना करें, क्योंकि भैया राज जिसका होता है लोग उसी के धर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक रोल ऑफ प्रिंट अमंग हिंदूज पीपल इन 19th सेंचुरी। यानी कि हिंदू लोगों के ऊपर क्या क्या असर था इस प्रिंटिंग कल्चर का। तो अमंग अगर हिंदुओं की बात करें तो इस समय पर बहुत से लोग रीडिंग वगैरह कर रहे थे रिलीजियस टेक्स्ट को लेकर, और अलग अलग वर्निकल लैंग्वेज इसमें प्रिंट हो रही थी बुक्स। 1810 में क्या हुआ था, पहली बार तुलसीदास जी की रामचरितमानस पब्लिश हुई थी। कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में। अगर मिड 19th सेंचुरी की बात करें तो चीप लिथोग्राफ्स एडिशन बहुत सस्ते दामों पर मिल रहे थे, तो अब बहुत ज़्यादा फैलने लगे थे। और ये क्या हुआ था कि द नवल किशोर प्रेस एट लखनऊ एंड श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे पब्लिश्ड न्यूमरस रिलीजियस टेक्स्ट। तो भैया प्रिंटिंग प्रेस भी स्टेब्लिश हो रही थी जिन्होंने अलग अलग रिलीजियस किताबें छापने लगे थे। तो इनका मेन फोकस क्या था, इनका मेन फोकस यही था कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस टेक्स्ट प्रिंट करवा रहे थे। तो भैया प्रिंट कल्चर की वजह से बहुत लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी और बहुत से लोगों के बीच में सुलह भी हो रहे थे और बहुत से मतलब एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी। और जो लोग गलत मतलब निकाल रहे थे वो उनके लिए गलत हो रहा था, जो लोग अच्छा मतलब निकाल रहे थे उनके लिए अच्छा हो रहा था। तो जैसा कि हमने देखा था यूरोप के अंदर अलग-अलग बाद में अलग-अलग प्रकार के जो टैक्स थे वो भी आने लगे थे। उसी प्रकार इंडिया के अंदर भी अलग-अलग प्रकार के टैक्स वगैरह हमें देखने को मिले, जैसे कि नॉवेल्स पब्लिश होने लगी इंडिया के अंदर, वो भी देखिए तो। और इसमें आता क्या था कि हमारी लाइफ़ के बारे में आता था, एक्सपीरियंस के बारे में आता था, हमारे इमोशंस बताए जाते थे, रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता था। तो इन सब्जेक्ट के ऊपर हमारी जो नॉवेल्स हैं वो छपने लगी थीं, जैसे गुनाहों का देवता, और लिरिक्स वगैरह छपने लगी थी, शॉर्ट स्टोरीज़ आने लगी थी, एसेज़ वगैरह आने लगे थे। तो ये सब हमें देखने को मिल रहा था इंडिया के अंदर। तो इंडिया में ब्रॉडली पेंटिंग वगैरह भी छपना स्टार्ट हो गई थी। तो भैया जिससे कि बिना पढ़े लिखे लोग भी अब समझ सकते थे। जैसे कि इस पेंटिंग में आप लोग देख रहे होंगे कि गाँव का सीन बना हुआ है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या-क्या सीन चल रहा है, तो आसानी से समझ सकते हैं उस समय के लोग। उस समय के एक फ़ेमस पेंटर थे राजा रवि वर्मा, तो भैया इनका भी बहुत बड़ा रोल था और इनकी पेंटिंग देखिए कितनी खूबसूरत सी हैं। और उस समय पर कार्टून वगैरह भी बनने लगे थे जिसमें कमेंट किए, एक तरीके से कमेंट किया था पॉलिटिक्स को लेकर। जैसे कि आजकल आप लोग न्यूज़पेपर में किनारे का जो सुडोकू वाला सेक्शन होता है तो वहाँ पे देखना कभी-कभी, तो वहाँ पे कार्टून बन के आते हैं जो कि नेताओं का मज़ाक उड़ाते हैं कार्टून एक फॉर्म्स में। तो औरतों के बारे में भी लिखा जाने लगा था कि वो कैसे-कैसे लिखती मतलब कैसे-कैसे रहती थी, और मिडिल क्लास के औरतों ने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया था, रीडिंग स्टार्ट कर दी थी और बहुत सारी जर्नल्स लिखी जाती थी औरतों के द्वारा, कि उन्हें समझाया जाता था और कि आपको औरतों को पढ़ना कितना ज़रूरी होता है। पर जो सभी फैमिलीज़ थी वो अच्छी नहीं थी, और जो कंज़र्वेटिव हिंदूज़ थे वो ऐसा मानते थे कि अगर कोई लड़की ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो वो विधवा हो जाएगी या फिर वो डिवोर्स वगैरह दे देगी, तो ये सीन रहता था। और मुस्लिम को ये डर लगता था कि उनकी ज़्यादा औरतें अगर पढ़ लिख जाएँगी तो वो, अगर वो लोग उर्दू रोमांस को पढ़ेंगी तो फिर वो चरित्रहीन हो जाएँगी, कैरेक्टरलेस हो जाएँगी। तो मैं कुछ कह नहीं रहा, उन लोगों का कहना था। भैया उन लोगों की मेंटालिटी वैसी थी, मेरा कुछ कहने का मतलब नहीं था, क्योंकि उस समय के लोग ऐसे ही सोचते थे। तो भैया जब उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था तो ये लोग क्या करती थी, चोरी-छुपे पढ़ती थी। और उनमें से एक है हमारी कौन, राज सुंदरी देवी। तो भैया ये बच्चों के मतलब जो बच्चे मतलब बच्चों की किताबें लेके अब सीक्रेटली अपने किचन में बजा के पढ़ती थी किताबें। तो भैया इन्होंने पढ़ के क्या किया, 1876 में इन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम रखा अमर जीवन, तो जो कि लिखी गई थी बंगाली भाषा में। तो ये पहली ऑटोबायोग्राफी थी जो औरत के द्वारा लिखी गई थी इंडिया के अंदर। तो अलग-अलग औरतें अलग-अलग टॉपिक्स के बारे में लिखती हैं। जैसे 80s-60s में लिखा गया कि भैया औरतों को कैसे मारा जाता था, उन्हें कैसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, उनसे डोमेस्टिक लेबर करवाया जाता था। और हम लोग बात करें ताराबाई सिंधे हुईं, पंडिता रमाबाई हुईं, तो इन्होंने भी अपर कास्ट हिंदूज़ के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। उनके और हिंदू वुमेन्स के बारे में लिखा है और स्पेसिफिकली विडोज़ के बारे में लिखा है कि उनके साथ कैसा-कैसा बिहेव होता था। तो आपने खुद देखा कि भैया कैसे-कैसे औरतें अपनी आवाज़ पहुँचा रही थी अलग-अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास, औरतों के बीच में क्या बीत रहा है।
तो भैया जो औरतें थी उनकी सपोर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी किताबें छपने लगी थी। जो हिंदी प्रिंटिंग बुक्स थी वो सीरियसली बहुत अच्छी तरीके से मतलब पब्लिश वगैरह होने लगी थी। और हम लोग बात करें कि जो वुमेन एजुकेशन है उसके लिए भी काफ़ी सारी बुक्स पब्लिश हो रही थी। और इसमें अलग-अलग मतलब अलग-अलग टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन होता था। तो जैसे कि वुमेन्स एजुकेशन हुई, विडोहुड हुई या फिर विडो रीमैरिज हुई, यानी कि औरतों को दोबारा शादी करा देनी चाहिए। और औरतों को स्त्री धर्म विचार भी प्रिंट होने लगी थी, जिससे लिखा था राम चड्ढा ने। और भैया इसमें बताया गया था कि कोई अच्छी वाइफ़ कैसे बन सकती है। तो ऐसी-ऐसी बुक्स पब्लिश हो रही थी भैया हमारे उस समय पर। तो टोटली कह सकते हैं कि जो वुमेन थी उनको एनकरेज करने के लिए बुक्स प्रिंट हो रही थी। तो उस समय की हम लोग बात करें कि बुक्स बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई थी। 19वीं सेंचुरी के बाद हम लोग बात करें, बुक्स सस्ती हो चुकी थी। और क्या हो रहा था कि जो लाइब्रेरी भर चुकी थी ऐसी बुक से, ये बुक जब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिंट हो जाती हैं तो सस्ती हो जाती हैं। और लाइब्रेरी भर चुकी थी अर्ली 20 सेंचुरीज़ के अंदर हम लोगों ने देखा था। अब जो गरीब लोग थे वो भी जाके पढ़ सकते थे। तो उस समय के लोग जैसी-जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो भाई जो ज्योतिबा फुले थे, ये एक सोशलिस्ट थे, मतलब इंडियन सोशल वर्कर थे। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। तो इसमें बताया था इन्होंने कि कैसे-कैसे जो गरीब लोग हैं या फिर जिनके खिलाफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको कैसा-कैसा लगता है और कैसे-कैसे उनके साथ गंदा बिहेव किया जाता है। तो इन्होंने अपनी किताब लिखी थी 1871 में। और हम लोग बात करें 20 सेंचुरी के अंदर जो भीमराव अंबेडकर थे और दूसरे हम ईवी रामास्वामी हुए, तो इन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा कास्ट के ऊपर कि भैया कैसे-कैसे लोगों को ट्रीट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया। और कानपुर के एक व्यक्ति थे जिनका नाम काशी बाबा था, तो उन्होंने भी अपनी बुक पब्लिश कराई थी 1938 में। तो उनका बुक का नाम क्या था? छोटे और बड़े का सवाल। इसमें इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन बताई थी कि कैसे-कैसे जो कास्ट एक्सप्लॉइटेशन है वो की जाती थी उनके समय पर। और इसके साथ-साथ हम लोग बात करें, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ भी सेटअप की जाती हैं बॉम्बे और बेंगलुरु में। कब? 1930s के बाद। तो इंडिया के अंदर सेंसरशिप, अब हम लोग बात करेंगे प्रिंट एंड सेंसरशिप के बारे में। यानी कि 1798 से पहले क्या होता था, कॉलोनियल गवर्नमेंट को कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई क्योंकि ज़्यादा कुछ लिखता ही नहीं था। बाद में जो इंडिया के अंदर इंग्लिशमैन रहते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज़ करते थे। तो भैया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भैया सोच रही थी भैया इंडिया की मोनोपोली कहीं खत्म ना हो जाए, हमारे बारे में ऐसा-ऐसा लिख रहे हैं। तो भैया फिर बाद में क्या हुआ, 80-20 में क्या हुआ, 80-20s में, कि जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने बिल पास किया जिससे कि ऐसे पब्लिशर को रोका जा सके जो कि इनके खिलाफ लिख रहे थे, और ऐसे पब्लिशर को एनकरेज किया जाए जो कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ मतलब उनके लिए अच्छा-अच्छा लिख रहे हैं। ऐसे जो राइटर्स हैं उनको एनकरेज किया जाए। तो ये सब हमें देखने को मिल रहा था। अब हम लोग बात करेंगे 1835 में क्या हुआ कि जो एडिटर थे मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर के, भैया वो क्या करते हैं, पिटीशन डालते हैं और कहते हैं कि भैया हमारे जैसी कि पहले की प्रिंटिंग प्रेस की आज़ादी थी भैया वैसी दे दो। तो उस समय के जो फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम एंटेक्स, तो वो परमिशन दे देते हैं। तो भैया जो थॉमस मकाले हैं, तो ब्रिटिश ऑफिशियल हैं, ये क्या करते हैं, ये ऐसे कानून बनाते हैं जैसे कि उन्हें फिर से आज़ादी मिल गई थी, वो फिर से क्या कर सकें, ऐसे प्रिंट मतलब न्यूज़पेपर वगैरह छाप सकें। तो अब क्या हुआ, 1857 के बाद क्या हुआ कि भैया 1857 की क्रांति हो गई। तो भैया अब इतना भयंकर बड़ा बवाल कर दिया, तो भैया लोगों को तो गुस्सा आ गई। तो भैया अब जो न्यूज़पेपर वाले थे वो क्या करने लगे, वो नेशनलिस्ट बन गए। तो भैया वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ लिखने लगे, भैया आप कितनी बुरी तरीके से लोगों को मारा आपने, तो हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो भैया कॉलोनियल गवर्नमेंट डर गई, तो इन्होंने सोचा कि भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सेंसरशिप लगानी पड़ेगी इनके ऊपर हमें अब। तो भैया 1878 में क्या होता है, बर्निकुलर प्रेस एक्ट पास होता है, जिसमें था क्या कि अगर कोई भी इनके खिलाफ, ये लोग नज़र रखते थे अगर इनके खिलाफ कोई अगर रेगुलेशन मतलब इनके खिलाफ कुछ लिखता है तो उसकी भला मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले तो नोटिस दिया जाएगा, अगर वो नहीं मानता है तो फिर उसे उसका जो प्रेस है वो सीज कर दिया जाएगा। तो भैया चाहे जितनी सेंसरशिप लगा लो भैया, जो देशभक्त होते हैं उन्हें कोई नहीं रोक पाया। तो कंटिन्यूअसली जो न्यूज़पेपर थे वो प्रिंट हो रहे थे और बहुत सारे लोग जेल में जा रहे थे। जैसे कि 1907 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने न्यूज़पेपर केसरी में कुछ ऐसा ही कुछ लिख दिया, तो उन्हें जेल हो गई 1908 में। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि भैया उनके हीरो को जेल में डाल दिया गया, तो हड़कंप मच जाता है सब जगह पे। तो यहीं पे हमारा जब चैप्टर था वो खत्म हो गया, और जो मैंने लास्ट में खींचा है उसके लिए सॉरी, मैंने थोड़ा जल्दी-जल्दी पढ़ा दिया और मैं जल्दी-जल्दी बोला था उसके लिए सॉरी। मुझे थोड़ा एक्चुअली अर्जेंट वर्क था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चैप्टर निपटा दिया। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।